ध्यान से सुनिए, ये जो सवाल क्वेश्चन नंबर आप 53 देख रहे हैं ना, ये जानते हैं यूजीसी नेट ने पूछने का क्या मतलब था। यहाँ पे कहा कि आश्रय शरण स्थल मांगने वाले और शरणार्थियों के लिए आरेखीय सामाजिक क्रिया के 5 तत्व निहित हैं। तो उन 5 तत्वों के माध्यम से आप कैसे उनकी मदद करेंगे। तो पहले कहा कि भैया वेलकम, ठीक है, यानी उसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति आ रहा है हम उसकी पहले मदद करेंगे, है ना, हम उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। और तीसरी बात यहाँ पे आपसे कह रहा है संगतता। संगतता का मतलब अगर हम बात करें, या आप ये कहिए कि संगतकार कह लीजिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। और इसका मतलब है उस परिप्रेक्ष्य में, जैसे अगर हम बात करें किसी की बारे में जिक्र करना या किसी के बारे में अध्ययन वाली प्रोसेस करना, वह एक प्रकार से संगतता शब्द को रिलेट करता है, जो है संगतता शब्द को वो दर्शाता है। ठीक है, तो किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना या उसके आगे के प्रोसेस के बारे में विचार विमर्श करना। ठीक है, तो जैसे मेरा कोई व्यक्ति मेरे पास आया, फिर मैंने उसके साथ अपना सामंजस्य स्थापित किया। तो सामंजस्य जब स्थापित करूँगा तभी तो कोई चीज़ मुझे जानकारी मिलेगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ जो है कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य वाली शब्द को याद रखिए, उसी को कहा जाता है संगतता। उसे क्या बोला जाता है, संगतता बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, संगतता कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है सिंपल सा, किसी अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग करने वाली जो वस्तु होती है उनको हम संगतता कहते हैं। अब आप आए, हमने आपको क्या किया भाई, आपके अध्ययन के प्रोसेस को आगे करना है। अध्ययन के जब चीज़ों को आगे करेंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, संलग्न करेंगे। और संलग्न वाली प्रक्रिया ही हमारे क्या कहलाती है, संगतता कहलाती है या संगत कहलाती है। ठीक है, मिला हुआ हो, कोई मंडली दल हो, कोई साथ हो, कोई संग रहने वाली बात है कोई, तो वो संगतता होगा। दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए, इसमें मित्रता भी तो आ सकता था सेकंड नंबर पे। देखिए मित्रता स्थापित करना, देखिए सेकंड नंबर पे आप अगर कह रहे हैं मित्रता हम ले सकते थे। बेसिकली क्या है कि मैं किसी चीज़ को आप मेरे से बात किया, मैंने तुरंत आपको मित्र के रूप में स्थापित कर लूँ, तो ये कहना उचित नहीं होगा। और आप लोग भी ऐसा ना करेंगे किसी की बातों पर बिलीव हो जाए। पहले आपको कुछ प्रूफ चाहिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए कि जिससे आपको लगे कि ये व्यक्ति सही है, तभी आप उसके साथ मित्रता करें। किसी की बात आप जैसे अगर मैं कहा कि कोई अगर मुझसे बात कर रहा है, तो मुझे क्या बात करने के बाद मैंने वेलकम किया, तो क्या मैं उसकी अब उसके साथ मित्र कर लूँ, मित्रता बन जाऊँ। पहले मुझे तो उसके साथ पहले मुझे उसकी पूरी डेटा, हाँ, पूरी जानकारी लेनी, पूरी अध्ययन करना है, तब जाके मैं उसके साथ मित्रता करूँगा। तो संगतता यही चीज़ कहती है, संलग्न करना या एक प्रकार से अध्ययन का प्रोसेस को लागू करना, उसके बाद आप मित्र बनो, है ना। उसके बाद आप जो है मित्रता की भूमिका निभाइए। ठीक है, तो ये आपका पहला ए है, फिर दूसरा डी है, तीसरा आपका जो है यहाँ पर अगर हम बात करें बी के बाद मध्यस्थता है। अब देखिए मध्यस्थता का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन की बात करता है ना। मेडिटर आप समझ ही रहे होंगे, मेडिटर किसे कहा जाता है, मेडिटर किसको कहते हैं हम लोग, कोई उपचार की प्रक्रिया में संचालित है ना। मध्यस्थता, तो मध्यस्थता मध्य होने का अवस्था, हम दोनों के बीच में मध्यस्थता हो रहा है। इसका मतलब है किसी झगड़े को या किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया हो रही है, तो उसको हम मेडिएटर बोलते हैं। तो मेडिएटर बेसिकली क्या करता है, जो निष्प्रभाव चीज़ होती है उसको दूर करने का काम करता है। तो देखिए, पहले आप स्वागत उस शरणार्थी को मांगने वाले को करो, या शरणार्थियों के साथ आरेखीय समाज कार्य की क्रिया में 5 तत्व, तो पहले तो उसके साथ वेलकम, फिर संगतता यानी संलग्न वाली चीज़ों को रखो, और फिर उसके बाद अगर हम जिक्र करते हैं आप लोगों से, तो आप बताइए मेडिटर रखेंगे या बेनिफिशियरी। अब मेडिटर सही रहेगा, मध्यस्थता सही रहेगा, आपका ए और डी फिर सी होगा। फिर उसके बाद आपको क्या रखना है, मित्रता रखिए, बी फ्रेंडली तब होइए मित्रता। और फिर उसके बाद एडवोकेसी करिए यानी पैरवी, फिर उस पर बातचीत करिए। ठीक है, उस पर बातचीत करिए। तो ये क्रम इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, स्वागत, संगतता, फिर उसका मध्यस्थता, फिर मित्रता, फिर परोपकारी। ऑप्शन आपका यहाँ पर जाएगा थर्ड सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए,
54 आपसे क्या कहता है कि नीचे दिए गए दो कथन हैं, ठीक है, इन कथनों पर विचार करना है आपको कि स्वदेशी समाज कार्य में स्थानीय संस्कृतियों और संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता की अपेक्षा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि स्वदेशी समाज में स्थानीय संस्कृतियों और संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता की अपेक्षा हो सकती है? बताइए। नहीं, गलत चीज। यहाँ आप गलत कह रहे हैं 54 में, और बेसिकली गलत नहीं है। स्वदेशी समाज कार्य, जी देखिए एक बार, स्वदेशी समाज कार्य, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों देख लीजिए। हाँ, स्वदेशी समाज कार्य में क्या होता है कि स्थानीय संस्कृतियों, जो लोकल कल्चर्स होते हैं, और अगर हम जो संदर्भ की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, यानी एक प्रकार के संवेदनशील की अपेक्षा होनी चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो स्वदेशी समाज कार्य में स्थानीय संस्कृति और संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता की अपेक्षा हो सकती है, और करेक्ट है। सर, ये अपेक्षा का मतलब क्या है? देखिए, अपेक्षा का अर्थ है कि वहाँ पे उसकी तुलना कर रहा है ना, उसकी क्या कर रहा है, एक प्रकार की तुलना करने की बात कर रहा है, उसकी उम्मीद करने की बात कर रहा है। एक एम्बिशन होता है, एक आकांक्षा होता है, आशा होती है, होप, इच्छा होती है, उसकी बात कर रहा है। तो संस्कृति और संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता की आकांक्षाएं या चाहत हो सकता है क्या? स्वदेशी समाज कार्य में स्थानीय संस्कृतियों और संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता की चाहत हो सकती है, या इच्छा हो सकती है, या उम्मीद हो सकती है, या आशा हो सकती है। ठीक है, देखिए, जो शब्द आपको समझ में ना आए, इस तरीके से आप पूछा करें, ठीक है, जैसे इन्होंने पूछा, शायद मुझे लग रहा है कि आपको ईजी हो गया, और है ना, और बात करिए। कारण क्या कहता है कि स्वदेशी समाज कार्य का मानव प्रजाति केंद्रीय स्वरूप प्रति उत्पादकता हो सकता है। देखिए, आप बताइए, स्वदेशी समाज कार्य का मानव जो प्रजाति केंद्रित होता है, ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके स्वरूप प्रति उत्पादक हो सकता है? यस या नो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल हो सकता है, और मैं आपसे कहूँगा कि ये भी पॉइंट करेक्ट है, परंतु यहाँ पर ये कहा कि मानव प्रजाति केंद्र के स्वरूप के प्रति उत्पादकता बताया, और दूसरे में स्वदेशी समाज कार्य में बताया गया, उसी में ही स्थानीय संस्कृतियों और उसके प्रति संवेदनशीलता। बिल्कुल, यहाँ पे अभी आपने जो चुनाव किया है व्याख्या नहीं है, जो स्वदेशी समाज कार्य मतलब सर एग्जाम्पल के थ्रू समझा दीजिए, इसे क्या है ये? क्या इसमें एग्जाम्पल के थ्रू क्या? मैंने भाई क्या पढ़ रहे हो? अभी वही चीज़ें बता रहा हूँ, प्रश्न को समझने का प्रयास करो। मैंने कहा कि अगर कोई मान लीजिए स्वदेशी समाज कार्य, पहले बताइए ये स्वदेशी समाज कार्य का मतलब समझते हो क्या होता है? अपने देश का स्वदेशी, अगर यानी एक लोकल चीज़ों से आप समझ रहे हो स्वदेशी का भाव, है ना, स्वदेशी का भाव एक लोकल तरीके से आप समझ रहे हो, बिल्कुल बात ठीक है। अब नेशनल लेवल पे बोल सकते हैं सर इसको? जी, नेशनल लेवल पे बोल सकते हैं इसको? हो नहीं, नेशनल लेवल के कैसे कह सकते हो? अपने देश की बात है, स्वदेशी व्यापार, स्वदेशी माल, अपने देश की बात करोगे तो स्वदेशी बोलोगे ना। एक सवाल बहुत आसान सा, और आप बहुत इसके शब्दों से फंस गए हो, मुझे लग रहा है। अब देखो, कोई अपने देश में समाज कार्य अगर हो रहा है, तो आप सिंपल सी बात सोचिए कि अपने लोकल कल्चर और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उनके प्रति आप संवेदनशीलता की चाहत रखोगे, लोकल में जो हो रहा है संस्कृतियों के लेकर, और उनके जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है किसी संस्कृति में लेकर, तो क्या वहाँ पर आपकी चाहत होगी संवेदनशीलता वाली अपने देश की? बिल्कुल होगी। अब अपने ही देश, हाँ जी, सर जैसे वो भारत की संस्कृति की बात कर रहा है, जैसे बिल्कुल 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 अपने ही देश की तो बात हो रही है, तो यहाँ तो वही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखो, जो दूसरा शब्द यहाँ पर दिया गया, वो कहा जा रहा है कि आपसे स्वदेशी समाज कार्य में मानव प्रजाति केंद्रित हो। जातीय केंद्रितता का मतलब समझते हैं? सिंपल सी बात है, किसी आप एथनोसेंट्रिक चीज़ों की बात कर रहे हो, किसी जाति को पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हो, यानी आप मान लीजिए मानव को आप मुख्य बना रहे हो,
तो उसके प्रति उत्पादकता हो सकती है। क्या अपने देश में जो समाज कार्य चल रहा है या जो आप समाज कार्य करेंगे वहाँ पर मानव को प्रजाति केंद्रित यानी एथनोसेंट्रिक जाति केंद्रित किसी जाति को केंद्र में रख के क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति उत्पादकता हो सकती है? क्या वो डेवलप कर सकता है जब आप उसकी संस्कृति और उसकी संवेदनशीलता को बनाए रखने होगे तो? ऐसे परिप्रेक्ष्य जी सर। यस, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन बात ये ध्यान रखिए कि जब मानव के लिए जाति केंद्रित स्वरूप प्रति उत्पादकता हो सकती है तब आप बताइए, यहाँ पे कहा कि स्थानीय संस्कृति और संवेदनशीलता को लेकर अपेक्षा हो रही है, चाहत हो रही है, तो दोनों अलग अलग बात है। एक मानव जाति केंद्र पर आधारित बताया जहाँ उत्पादकता हो सकती है, तीसरी तरफ उसके कल्चर उसकी संवेदनशीलता से जोड़ा तो ये अलग हो सकती है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसकी जो है बेसिकली व्याख्या नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा। प्रश्न को जब भी आप पढ़ें उस प्रश्नों को संधि विच्छेद करें, प्रश्नों के शब्दों को संधि विच्छेद करना सीख जाइए तो उस दिन आप लोगों के जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं वो भी प्रश्न ईजिली आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत आसान सा सवाल था और आपने ज़्यादा समय ले लिया, 10 मिनट आई थिंक ले लिया क्वेश्चन नंबर 54 पे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सामाजिक क्रिया के विस्तृत रूप से समझा जा सकता है। बताइए सोशल एक्शन को किस तरीके से आप समझ सकते हो विस्तृत स्तर पर? दंडात्मक क्रिया के रूप में, सहन क्रिया के रूप में, कंसर्टेड क्रिया के रूप में। अब आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। देखिए सोशल एक्शन ये है ना, ये सोशल एक्शन। अब सिंपल सी बात, मैंने कहा कंसर्टेड को आप छंदी विच्छेद करें, क्या हो सकता है? बोलिए कंसर्टेड क्या हो सकता है कंसर्ट से क्या हुआ जी? कंसर्ट मतलब कंसर्ट से क्या हुआ? मतलब अपने व्यक्तियों के द्वारा, देखो कंसर्टेड, हाँ अपने व्यक्तियों के, सुनिए अब सुन लीजिए, अपने व्यक्तियों के द्वारा मिलजुल कर किया हुआ कोई कार्य। अब अपने कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है इसमें। अरे मेरे भाई वो अलग शब्द है, समझो तो सही। मैंने आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने व्यक्तियों द्वारा, मतलब जो वो सोशल एक्शन करोगे तो एक दो लोग तो है नहीं, कई लोग हैं, तो अपने व्यक्तियों के द्वारा मिलजुल कर जो काम करोगे, मिलजुल कर सभी लोग, ठीक है, तो वो बेसिकली कंसर्टेड होगा। क्या आप मिलजुल कर हिंसक काम करोगे? क्या आप मिलजुल कर बताइए दंडात्मक काम करोगे? क्या आप मिलजुल कर विनाशक काम करोगे? नहीं ना। तो सामाजिक क्रिया का विस्तृत रूप जो होता है, बड़ा जो लेवल होता है, वो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं एक समन्वित को लेकर, एक कोऑर्डिनेशन को लेकर, एक संगठन को लेकर, है ना, इसकी बात करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही जाएगा, और थर्ड सही है, थर्ड ही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। आसान सा सवाल है कि किसने सतत विकास की सर्वाधिक परिभाषा सामान्य परिभाषा के रूप में लोकप्रिय है? तो देखिए बड़ा आसान सा सवाल है भाई, कह रहा है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की भावी पीढ़ियों के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को प्राप्त करने की योग्यता या क्षमता से समझौता किए बिना पूर्ति करता है। तो क्या होगा बताइए जरा इसका सही जवाब। जी फर्स्ट वाला, ओके, ब्रेटलैंड प्रतिवेदन। सर ए ऑप्शन, ओके प्रतिवेदन। ओके, आप लोगों ने, जी बिल्कुल, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यह एक आयोग है जिसको हम ब्रेटलैंड आयोग के नाम से जानते हैं, और जिसका पूरा नाम है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग, है ना। बेसिकली सन 1983 में 1983 में
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 21 संसदीय जो आयोग थी जिसकी अध्यक्षता नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो ब्रेटलैंड ने की थी, है ना। तो इसी के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो सन 1987 का जो प्रोसेस रहा है इंडिया वाला, है ना, 1987 का, है ना, ब्रेटलैंड प्रतिवेदन रिपोर्ट, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो 1987 में ये नाम आपका करेक्ट हो जाता है। मैं एक बात बताऊंगा यहाँ पे, ब्रेटलैंड प्रतिवेदन ऑप्शन नंबर ए सही है। यही कहा है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भावी पीढ़ी के द्वारा आवश्यकताओं को प्राप्त करने की योग्यता को समझौता किए बिना पूर्ति किया करना, ये परिभाषा ही बताया है। यहाँ इसका एक नाम लिखिए WCED, ये फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, वर्ल्ड कमीशन एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आयोग ने 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट ने अपने परिणाम को प्रकाशित किया था, ठीक है। विश्व पर्यावरण विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है, अपनी रिपोर्ट में लिखा है हमारा साझा भविष्य। क्या लिखा है? हमारा साझा भविष्य, ठीक है। याद रखिएगा ये आज का दिन, ठीक है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पे, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे प्रेरणा और समूह की कुछ दिए गए हैं ग्रुप को, अगर हम बात करें टाइपोलॉजी, तो देखिए ये बेसिकली एक पापेल रोथमैन है, ठीक है। ग्रुप वर्क चल रहा है, इस बार ग्रुप वर्क के बारे में बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। बर्टन एवं उसके सहयोगी हैं, रॉबर्ट एंड जो है नॉर्दन है, और उसके बाद HB ट्रेकर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पापेल एंड रोथमैन किससे मैच होंगे। सामाजिक लक्ष्य प्रारूप, हाँ, A का 3, तो A का 3 हो गया, और B का आपको किससे मैच होगा? विकासात्मक, बिल्कुल सही जवाब, विकासात्मक अवस्था होती, बोस्टन मॉडल है, ये 1955 में आया था। और रॉबर्ट ए नॉर्दन किस पे आएंगे? ये आपका आएगा समूह अभ्यास हेतु उपागम की विविधता दूसरा। और HB ट्रेकर आ जाएगा समूह कार्य का अभ्यास, है ना। तो 3, 1, 2, 4 देखिए किसी में है, ऑप्शन नंबर देखिए, बी में सर, हाँ B में आपका सही हो जाएगा। संस्कृतिकरण की संकल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? MN श्रीनिवासन, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं, संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ मनोरोग समाज कार्य श्रेणी में शामिल है। बड़ा आसान सा सवाल है, बताइएगा एक बार कि संरक्षण आवश्यकता वाले जो बच्चे कौन कौन से शामिल है जो मनोरोग समाज कार्य की श्रेणी में आते हैं? सभी हैं सर, सभी हैं सर, इसमें सभी बता रहे हो आप लोग? सभी नहीं होंगे सर, इसमें ए होगा सर। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे अनाथ, स्ट्रीट, बाल श्रम, उपेक्षा के शिकार और शारीरिक एवं यौन उत्पीड़न सारे सही होंगे। ABCDE, ऑप्शन नंबर D, 4th ऑप्शन करेक्ट है भाई। यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल बहुत आसान है, आपसे कहा है कि संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ मनोरोग समाज की श्रेणी में शामिल है, तो ये सभी बच्चे इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे, ठीक है। अनाथ भी होंगे, आवारा बच्चे भी होंगे, बाल श्रम से पीड़ित होंगे, उपेक्षा से शिकार वाले बच्चे होंगे, शारीरिक और यौन उत्पीड़न के शिकार वाले बच्चे भी होंगे, सभी बच्चों के रखोगे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप लोग, अब 60 नंबर का सवाल, ठीक है। अब आप मुझे बताइए
कि एक समूह कार्यकर्ता को हमेशा यह पता लगाने के प्रति सजग रहना चाहिए। बताइए, तो आप किस किस चीज़ में सजग रहेंगे? पहला, कि सामूहिक परिवेश लोकतांत्रिक निर्णय की प्रक्रिया के अनुकूल हो। क्या सामूहिक कार्यकर्ता को हमेशा यह पता लगाने के प्रति सजग रहना चाहिए कि उसका परिवेश लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के अनुकूल हो? सही है सर। अनुकूल है या नहीं, या उसके विपरीत, या मतलब पॉजिटिव व्यवहार है या अंदर, या निगेटिव बिहेवियर है, ये जानने का सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है? सजग रहता है। तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि एक समूह कार्यकर्ता को हमेशा यह पता लगाने के प्रति सजग रहना चाहिए कि समस्या का समाधान करने या निर्णय लेने के सामूहिक प्रयास में समय अधिक लगता है और यह प्रक्रिया महंगी है, इससे कोई कारगर परिणाम नहीं निकलता है। अच्छा भाई, गलत है। देखिए, नहीं, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। गलत नहीं है, सही है। समझो बात को, इसने क्या सही है बोला है। सर। हाँ, ये भी सही। ये सवाल नहीं समझ रहे हो आप लोग। मैंने कहा कि एक समूह कार्यकर्ता को हमेशा यह पता लगाना चाहिए कि समस्या समाधान करने का या निर्णय लेने के लिए सामूहिक प्रयास में समय लगता है कि नहीं लगता अधिक। भाई, कोई समस्या का समाधान करोगे, निर्णय लेने में कोई डिसीजन लोगे तो सोशल वर्कर को लगता है टाइम, और यह प्रक्रिया महंगी भी है। हम लोगों के लिए महंगी नहीं है, बिल्कुल महंगी है। फिर कहता है इससे कोई कारगर परिणाम भी नहीं निकलता है। देखिए, यह पता लगाने के लिए हमेशा सजग होना रहना चाहिए, है ना, क्या चीज़ें हैं, किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है ये बात। ग्रुप वर्क की बात है, ये बात को ध्यान रखिएगा। एक सामूहिक कार्यकर्ता है, समूह कार्यकर्ता, जिसका मतलब ग्रुप की बात हो रही है। फिर कहता है कि एक समूह कार्यकर्ता को हमेशा ये भी पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता है कि किसी समूह को शीघ्र तार्किक निर्णय लेने में मदद की जाए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता है कि किसी समूह की शीघ्र और तार्किक निर्णय लेने में मदद की जाए। अब आप बताइए कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को नहीं जानता है। सही है सर। सही है। देखिए भाई, पहली बात यह है, बात सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को नहीं जानता है। आप भी प्रत्येक व्यक्ति को ग्रुप में थोड़ी जान पाओगे, है ना। इतने सारे लोग हैं आपके ग्रुप में, आप कैसे इंडिविजुअल सबसे थोड़ी ना मिल पाओगे, है ना। और किसी समूह को शीघ्र और तार्किक निर्णय लेने में भी मदद की जाए, तो उसके लिए हम ग्रुप वर्क करते भी हैं। तो हमने एक ऐसा गोल बनाना है कि जो सबके लिए सूटेबल हो जाए। तो मेरा कहना यही होगा कि आप थर्ड वाले को भी सही करो। फिर कहता है कि एक समूह कार्यकर्ता को हमेशा यह पता लगाने के प्रति सजग रहना चाहिए कि कतिपय निर्णय लेने के संबंध में दक्षता विद्यमान नहीं रहती है। दक्षता का मतलब कौशल होता है। मतलब ये हुआ कि समूह में निर्णय लेने के संबंध में कौशल विद्यमान नहीं रहते हैं। डिसीजन लेते समय अब आपको बता दूं, इस प्रश्न का बेसिकली जो ऑप्शन है वो सभी पॉइंट करेक्ट है, बट आपको मैं बता दूं इस प्रश्न को आप लोगों ने सही तरीके से समझा नहीं। लेकिन फिर एक बार रिपीट करूंगा, केवल ध्यान देना है आपको बस पॉइंट पर। सवाल ये है कि कहाँ चला गया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार बताइए। जी सर। आप ध्यान दीजिए, सवाल हमारे सामने ये है, कह रहा है कि समूह कार्यकर्ता, अब आप अपने आप को रखो, और ग्रुप वर्कर कहना, कम्युनिटी वर्कर अलग होता है, केस वर्क अलग होता है, ठीक है। इसलिए आप समूह कार्य लिखा है, इसलिए समूह कार्यकर्ता, आप ग्रुप वर्कर हो। तो अब आपको हमेशा, मतलब ये कहा गया कि हमेशा आप तत्पर रहो। अगर मैं आपको भेज दिया किसी ग्रुप में, तो आप किस किस चीज़ों के प्रति सजग रहेंगे। सजग का मतलब होता है कि वो आप पर हावी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं नहीं आपसे कहता हूँ कि आप जाओ सजग रहना किसी चीज़ के पीछे, मतलब आपके ऊपर कोई अटैक ना करे, आप उससे सजग रहना, उस चीज़ से सजग रहना। तो आप जब जाओगे तो आपको पता लगाने के प्रति में, अब ये भी ध्यान रखो कि यह पता लगाने के प्रति आपको सजग रहना है, आपको ये चीज़ें आपको जानना है। तो पहली बात तो ये आपको जानना होगा कि जो समूह है उसके वातावरण में लोकतांत्रिक निर्णय की जो प्रक्रिया है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अनुकूल है। अनुकूल का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव में होना भी चाहिए, और ये बात सत्य है, ऐसा है।
तो ये आपका पहला पॉइंट करेक्ट है। तो देखिए ए तो दिया है, इसलिए पॉइंट आपका 4 कट गया, आप इसे हटा दो। अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, दूसरे को लेते हैं। कहता है कि समस्या समाधान के लिए या तो निर्णय लेने के लिए, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसका आप समाधान कर रहे हो, या तो निर्णय लेने के लिए सामूहिक प्रयास में आप क्या कर रहे हैं, अधिक समय लग रहा है, प्रक्रिया महंगी हो रही है, कोई कारगर परिणाम नहीं निकल पा रहा है। तो क्या आपको ये जानना नहीं है, देखिए आपको समूह कार्यकर्ता हैं आप, आपको हमेशा यह पता लगाना होगा कि उस ग्रुप में ये चीज़ें जो हैं एक्टिव हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है, अधिक समय ले रहा है, या निर्णय लेने में कोई दिक्कत आ रही है, उसकी प्रक्रिया महंगी है, सब कुछ महंगा दिख रहा है, उसके बावजूद भी परिणाम निकल नहीं पा रहा है सही तरीके से। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। जैसे अगर आप मुझे सुपरविज़न के रूप में भेज दो, पर्यवेक्षक के रूप में भेज दो, तो मैं इसको 2 पॉइंट में समझ सकता हूँ ना। मैं उसको वहाँ पे देखूँगा भाई क्या टेक्निक लगाया है, क्या चीज़ें यूज़ किया है ना। तो हमें तो सजग रहना है उस ग्रुप वर्क में। अच्छा, ग्रुप वर्क जो होता है वो आप थोड़ी करोगे, आप किसी को लीडर बनाते हो, वो काम करेगा, आप उसको आप एक व्यक्ति को मार्गदर्शक करें, सबको थोड़ी ना ग्रुप को लेकर चलोगे। ग्रुप में वो काम करेगा लीडर वाला, जिसको आपने लीडर बनाया है, ठीक है, वो होता है ग्रुप। तो हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वहाँ पे लीडर को नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम पूरे ग्रुप को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तीसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता कि किसी समूह को शीघ्र और तार्किक निर्णय लेने में मदद ले। अच्छा, ये बात सत्य है कि अगर ग्रुप में अगर कई लोग हैं तो हमें थोड़ी पता होता है, हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों से मतलब रखता है ग्रुप वर्क में। और ये बात तो ये अगर छोटा ग्रुप है, मतलब 8-10 लोगों का ग्रुप है, तो वो ऐसा जान सकते हैं। लेकिन सोशल वर्क में यहाँ पे कोई इंडिकेट नहीं किया गया कि 5-6 लोग हैं, यहाँ कह दिया केवल समूह है, तो समूह बड़ा भी तो हो सकता है। तो जब समूह इसने लिख दिया था, हमें बड़े के रूप में ही सोचना। अब प्रश्न का पैटर्न ही यही कह रहा है कि व्यक्ति जानता ही नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा होगा, तभी तो नहीं जानता है ना, सिंपल सी बात है। फिर कहा कि समूह में कतिपय निर्णय लेने संबंधी दक्षता विद्यमान नहीं रहती है। मतलब देखिए, डिसीज़न लेते समय कौशल विद्यमान नहीं रहते हैं। अब बताइए, जिस कौशल पे आप काम करोगे, तो जब आप डिसीज़न ले रहे हैं, आपने मतलब कोई डिसीज़न ले लिया, ठीक है, उसके संबंध में कौशल कैसे विद्यमान रहेंगे। आपने मान लीजिए मैंने 2 कौशल लिए, कौशल का मतलब टास्क होता है, कौशल का मतलब टास्क होता है। मैंने कोई 2 कार्य लिया, अब इन दोनों काम पर मैंने काम किया है, ठीक है। अब ये काम जब अचीव कर जाएगा तो फिर आप इसी काम के आधार पर आपने निर्णय ले लिया। जब निर्णय ले लिया तो फिर कौशल कहाँ बचा, कौशल का ही तो निर्णय बनाया आपने। तो ये बात सत्य है, और यहाँ पर ये पॉइंट सभी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन देख सकते हैं आप, बी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है, यही सही है। अगला सवाल देखिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए एक बार। ठीक है, अब ये सवाल ये देखिए, जो सजग वाला पॉइंट है शायद उस पे। हाँ बोलिए बोलिए, सजग। इसमें मैं बोलना चाहता था, जो सजग वाला पॉइंट है शायद उस पे थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। पहले वाले पार्ट से उतना शायद क्लियर नहीं हो रहा है, तो जो आपने दोबारा बताया वो ज़्यादा क्लियर हो गया। ओके, एक बार सर देखिए, यहाँ सवाल क्या है, म्यूट होइए प्लीज़। सवाल है, अ ग्रुप वर्कर मोस्ट ऑलवेज बी अलर्ट टू डिस्कवर। अब पता लगाने की बात है, तो सजग का मतलब अलर्ट कर रहा है आपको, है ना। बहुत सिंपल है, इस सवाल बहुत सिंपल है। आप निश्चिंत रहे, और भी इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे और टाइम में भी मैं वहाँ पर चर्चा करूँगा। मैं नहीं चाहता एक सवाल पे ज़्यादा समय व्यतीत किया जाए, है ना। चलो अगला सवाल देखिए, संज्ञानात्मक विकास को निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है। देखो मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन ए समझिए उसका। हाँ, ऑप्शन ए 0 से 2। हाँ, 0 से 2 वर्ष। और ये किसकी अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास? ये जीन पियाजे। जीन पियाजे, सही जवाब। अगला सवाल देखिए, सवाल ये है आपसे कि स्थानीय, देखिए स्थानीय स्वदेशी, आप पता आप लोग स्वदेशी कुछ और समझ जाते हो, ठीक है। स्थानीय और स्वदेशी संसाधनों के इष्टतम उपयोग, इष्टतम का मतलब क्या होता है, अच्छा सा अच्छा प्रयोग, है ना, बेटर से बेटर प्रयोग, है ना, संबंध में। हाँ, तो संबंधित सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, और वो भी ध्यान रखिएगा, स्वदेशी संसाधन है। स्वदेशी संसाधन और स्थानीय संसाधन को सही तरीके से सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया है, 4 नाम है। HY सिद्दीकी सर। HY
सिद्दीकी। सिद्दीकी। ओके, सही जवाब। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये ना आप ध्यान सुनिएगा, आप ना मैं आपको पढ़ाऊँगा एक प्रतिवेदन, पड़ोसी प्रतिवेदन का सिद्धांत होगा आपका, ठीक है। एक प्रतिवेदन का सिद्धांत होगा है ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो मॉडल के रूप में इसने दिया था। 3 मॉडल्स दिए थे एच.वाई. सिद्दीकी। सॉरी, एच.वाई. सिद्दीकी तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, है ना। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो ये इनका काम जो होता है 3 मॉडल के रूप में। यहाँ स्वदेशी और स्थानीय क्षेत्र पर जिक्र नहीं होती है इनकी। क्या अच्छा हो भी सकता है यार। इसका सही जवाब क्या दिया आयोग ने, किसी को पता है? एचबी ट्रैकर तो देखो आपका ग्रुप वर्क है ना। ये तो एचबी ट्रैकर तो है नहीं, श्योर है, क्योंकि उसने 10 सिद्धांत दिया, इसमें है नहीं। मैकलिन कम्युनिटी वर्क में आते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा में नाम आता है, सिद्धांत में नहीं आता, ये भी गलत है। और अगर हम बात करें यंग हस्बैंड की बात, ये रिपोर्ट है, एक आयोग है, उसमें आता है नाम इनका, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ये भी गलत। तो या तो ऑप्शन यहाँ पर सही पहला ही होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, पहला, ठीक है। पहला मैकलिन देखो परिभाषा में, ट्रैकर ग्रुप वर्क में, और ये रिपोर्ट में आते हैं कम्युनिटी वर्क के। और ये इष्टतम उपयोग का सिद्धांत सवाल है, सिद्धांत एच.वाई. सिद्दीकी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, एच.वाई. सिद्दीकी का होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। ये सवाल देखो मैंने पढ़ाया है, पता है, जेनेटिकल, लेटेंसी, फेलिक, एनल, ओरल। अब बताना है आपको, सही क्रम आपको दर्शाना है, पहले से बाद के चरण। अरे फ्राइड के है। हाँ, ये फ्राइड के तो हैं, ये फ्राइड के तो हैं। डी होगा सर, मुखावस्था ठीक है, इसमें दे रखा है। हाँ, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डी सही है। चलिए ये वाला सवाल देखिए, सम्मिलित करने वाला सवाल आ गया है आपके सामने। मनोविश्लेषण, क्या आप कहेंगे वे गतिविधियां जो व्यक्तिक, कार्यकर्ता, सेवार्थी के मध्य अंतःक्रिया को अनुभूत होती है? यह आपका सही रहेगा। यस सर, सही है। व्यक्ति परामर्श या व्यक्ति केंद्रित परामर्श की बात करते हैं तो विचारों, भावनाओं और शुद्ध अनुचित, और भावनाओं का शुद्ध अनुचित। और जो गेस्टाल्ट थेरेपी होती है वो अन्यारोपण का विश्लेषण होता है। हाँ, और संज्ञानात्मक और व्यवहार परक का जो परामर्श होता है। हाँ, ये आपका सही है। उसका इंग्लिश में दिखाना सर। बिल्कुल सर, इंग्लिश दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, हम अभी कर रहे थे ना, दूसरा उसका आईडी 10080 था। किसकी आईडी? वो हमें कंफ्यूजन हो रहा था अभी। एच.वाई. सिद्दीकी का? जी हाँ जी। नहीं, एच.वाई. सिद्दीकी तो सही है, यहाँ पे श्योर है, कोई दो राय नहीं है। एलिमेंट करो 10017, कितना आंसर दे रखा है आयोग? ओके, मुझे लगा कि 80 होगा उसका ना। नहीं, 10070 ये बताइए, सवाल, सुजात जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स का संबंध क्या सही होगा, बताइए। देखो, एक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो चयनात्मक, ठीक है, चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में। ओके, देखिए ध्यान सुनिए। चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से मानव जाति को उन्नत बनाना, और दूसरा है आक्रामक तरीके जनसंख्या
नियंत्रण, और तीसरा है जनसंख्या पे कोई नियंत्रण नहीं, और चौथा है नस्ल का शुद्धिकरण। बताइए जरा आप करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। बोलिए। जी सर ये आक्रामक क्या हुआ? ए और डी। एक मिनट, ए और डी आप, हाँ आप लोग ए और डी की तरफ जा रहे हैं, ए और डी। देखिए अब मेरी बात को सुनिए, बेसिकली यहाँ जो जवाब है, सुनिए मेरी बात, यहाँ जो जवाब है ए बी और डी सही है। अब इस बात को सुनिए ध्यान से थोड़ा सा आप लोग। जो यूजेनिक्स है, यूजेनिक्स का अर्थ समझते हैं क्या होता है? यूजेनिक्स ये शब्द दिया गया है, यूजेनिक्स भी इसे कहा जाता है। और यूजेनिक्स होता क्या है? बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यह एक प्रकार की सूजनिक और जो है एक विधि होती है, इसे यूजेनिक भी कहते हैं हम लोग, या सूजनिक का नाम भी देते हैं। ये यूजेनिक एक विधि होती है जिसके द्वारा भावी मानव पीढ़ी को आनुवांशिक आधार पर सुधारने का प्रयास किया जाता है। आजकल यह जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। तो मानव सुधार के लिए ये बेसिकली कार्य करता है। तो पहली बात ये करेगा कि चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से मानव जाति को उन्नत बनाएगा, ये सुधार करने की बात करता है। और आक्रामक तरीके की जो जनसंख्या होती है उस पर नियंत्रण करने की बात करेगा, और जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं। ये देखो पहली बात तो गलत है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और तीसरी बात यह है कि नस्ल का शुद्धिकरण करता है, नस्ल का शुद्धिकरण करता है। तो यानी स्वस्थ लोगों का निर्माण करना चाहता है और दुर्बल करने वाली बीमारियों से बचाना चाहता है, जो उसके जीवन को केवल दयनीय बना देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जिक्र करता है जो है यूजेनिक्स शब्द को, और यह शब्द जो है मनुष्यों के प्रजनन के अभ्यास को संदर्भित करता है। ठीक है, मनुष्यों के प्रजनन के अभ्यास को संदर्भित करता है ये शब्द, याद रखिएगा। ये आनुवांशिक वंशानुगति में सुधार करता है। इस शब्द का मतलब आप समझ लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, अगर लिखना है आप लोगों को तो लिख लीजिए कि आनुवांशिक वंशानुगति में सुधार करने का काम करता है ये। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जीव आनुवांशिकता की वह इकाई है ये, या वह यूनिट है ये, जिसमें एक संतति से दूसरी संतति तक सूचना को पहुंचाती है। उसे हम जीन कहते हैं, हम उसे जीन कहते हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया इसके अंतर्गत आता है। और ऑप्शन आपका पहला, दूसरा और यहाँ पे जो डी दिया गया ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर देख सकते हो थर्ड वाला, ये थर्ड आपका करेक्ट होगा, थर्ड। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारत में दिव्यांगता और दिव्यांगों के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, क्या ये बात से सहमत है? ठीक है। तीसरा फिर कहता है RPWD एक्ट है 2016 का है ना। अब इसमें कहा गया कि मान्यता दशाओं की संख्या 7 से बढ़ के 21 हो गई। बिल्कुल दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका पहला सही चला जाएगा, पहला आपका सत्य है। देखिए यहाँ अब इस सर ये जो इसमें थी ना, ये विकलांगता में ये मानसिक जो विकलांगता है, इसको न्यास अधिनियम में भी बताया गया ना, जो न्यास अधिनियम आया था 1999 आया था। हाँ बिल्कुल, मानसिक दिव्यांग नेशनल ट्रस्ट में 4 टाइप की डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पॉलिसी है, ऑटिज्म है ना, और आपका MR है और MD है। तो MR का मतलब जो होता है वो मानसिक विकलांगता होता है, बौद्धिक अक्षमता इसको आजकल बोला जाता है, ID कहा जाता है, और MD को मल्टीपल डिसेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, ये बोला जाता है। तो 4 टाइप की डिसेबिलिटी है नेशनल ट्रस्ट 1999 वाली में। ठीक है, अच्छा ये सवाल ज़रा ध्यान से देखिए एक बार। दिल्ली समाजकार्य विद्यालय के नाम से लोकप्रिय संस्थान निम्नलिखित में से किसके प्रयास से स्थापित हुआ था? अब देखिए अच्छा सवाल, ऑप्शन ए नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन नहीं, यंग मेंस भी नहीं, यंग वुमेन्स, हाँ यंग वुमेन्स वाला बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। YWCA का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दिल्ली समाजकार्य विद्यालय के नाम से प्रिय संस्थान जो है
किसके नाम से? दिल्ली समाजकार्य विद्यालय के नाम से लोकप्रिय संस्था निम्नलिखित में से किसके प्रयास से स्थापित हुआ था? तो वह बेसिकली यंग वुमेन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन के प्रयास से स्थापित हुआ।